बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन पेश खिदमत हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोज़ एक नई सिचुएशन बनती है और रियासतें अपने मफादात के मुताबिक तकदो करते हैं। कभी उनके दरमियान में तेज़ व तंज जुमलों का तबादला होते हुए नज़र आता है और कभी जो है आपस में बातचीत करके एक नई कोऑपरेशन की राहों को तलाश करते हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान में भी कुछ इसी तरह का मामला हैं और राइटर्स के मुताबिक अमेरिकन सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सलिवन और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वेंग यी के दरमियान में माल्टा में मुलाकात हुई 16 और 17 को इस महीने की, और तकरीबन 12 घंटे ये मुलाकात रही, जिसके बारे में राइटर्स रिपोर्ट करता है कि बड़ी कैंडिड थी, कंस्ट्रक्टिव थी और एक दूसरे के साथ ताउन की बहुत सारी बातें होती रहीं। इस हवाले से अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमने देखा कि अमेरिका की काविशें थी कि चाइना के साथ बातचीत का रास्ता खुला रहे और वन चाइना पॉलिसी की कभी वो इन्हराफी करते हुए बज़ाहिर स्टेटमेंट के अंदर कभी नज़र नहीं आया। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट से वन चाइना पॉलिसी को नहीं निकाला जिस तरह इंडिया ने निकाला है। और फिर हमें नज़र आया कि एंथोनी ब्लिंकन जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका, उन्होंने विज़िट पे किया, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने विज़िट पे किया, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ने विज़िट पे किया, यहाँ तक कि जो क्लाइमेट के इन्वाय हैं जो बाइडन साहब के, जॉन केरी जो कि नॉन डिप्लोमेट और नॉन कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने भी विज़िट पे किया। दूसरी तरफ फिर हमने चीन की तरफ भी देखा कि उनकी तरफ से बारहा स्टेटमेंट आती रहीं कि अगर दो ममालिक आपस में टकराएंगे तो ये बदकिस्मती होगी बैनुल अक़वामी निज़ाम, उसके अमन और खुशहाली के हवाले से। और फिर हमने शंग्रीला डायलॉग के अंदर भी देखा जहाँ पे अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर या डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन, उन्होंने डिफेंस टॉक्स की दावत दी जिस पे चाइनीज़ ने कहा कि डिफेंस कौन सा इतना सीरियस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है, हम पॉलिटिकल इकनॉमिक लेवल पे इंगेज करना चाहते हैं। तो ये जो ओवरऑल मुलाकात है ये बड़ी पॉजिटिव है। इस मुलाकात के अंदर दोनों ममालिक ने अपने कंसर्न्स को खुल के शो किया। अमेरिका के दो बुनियादी कंसर्न्स थे, जो चाइनीज़ हेल्प है, रशिया की यूक्रेन वॉर के हवाले से और सपोर्ट है, उस पे उन्होंने कंसर्न शो किया। और चाइनीज़ जेट फाइटर्स जो कि ताइवान के स्ट्रेट के अंदर जाते हैं, उस पे अपने कंसर्न्स को शो किया। तो दूसरी तरफ चाइना ने भी अपने कंसर्न्स को शो करते हुए कहा कि अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात में जो रेड लाइन है वो ताइवान का इशू है और ताइवान चाइना की का टेरिटरी का हिस्सा है, लिहाजा चाइना वहाँ पे फ्रीली मूव कर सकता है। उसके बाद दूसरा उनका मेजर कंसर्न था कि चाइनीज़ जो इकनॉमिक ग्रोथ है जो कि चाइना का हक़ है, उसको कंटेन करने की कोशिश करता है अमेरिका। और स्टेटमेंट में तो एक हेल्दी कंपटीशन की बात करते हैं, लेकिन बज़ाहिर उसको कंटेन करने की एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी के तहत कोशिश की जा रही है। लिहाजा ये वो कंसर्न्स है जो दोनों ने शुरू किए। अलबत्ता राइटर्स के मुताबिक ये उम्मीद की जा रही है कि इस मुलाकात के नतीजे में इस साल के आखिर यानी नवंबर के अंदर जो बाइडन साहब और प्रेसिडेंट जी की मुलाकात हो सकती है। जो एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कोऑपरेशन की समिट होनी है सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ पे दोनों सरबराहान आपस में मुलाकात कर सकते हैं और अमेरिका की कोशिश है कि उस समिट को कामयाब बनाए। क्योंकि G20 की जो मुलाकात थी, G20 समिट जो इस वक्त इंडिया में हुई न्यू दिल्ली के अंदर, उसको स्किप किया प्रेसिडेंट जी ने और प्रेसिडेंट प्यूटन ने, और अमेरिकन्स को ये एक धचका लगा। लिहाजा वो नहीं चाहते कि प्रेसिडेंट जी फिर एब्सेंट रहें। इस हवाले से जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है उस हवाले से भी बात हुई। जिस तरह से कोल्ड वार के दौरान हॉटलाइन थी सोवियत यूनियन और फार्मर सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान में, इसी तरह ताकि कम्युनिकेशन आपस में एक दूसरे के साथ रहे। और इस बात का उन्होंने तहिया किया कि एशिया पैसिफिक के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे, फ़ॉरेन पॉलिसी पे एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे और मेरी टाइम अफेयर्स में एक दूसरे को आगाह रखेंगे। तो ये वो मुलाकात है जो कंस्ट्रक्टिव अंदाज से चल रही है और दो जॉइंट पावर्स जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक जिसमें इंडिया भी शामिल है, वो साइड लेते हुए नज़र आते हैं। लेकिन दो जॉइंट पावर्स ने आपस में कम्युनिकेशन की और चाहते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्टिव अंदाज से आगे बढ़े, जो कि पूरे ख़त्े के लिए, पूरी दुनिया के लिए खुशाइन ख़बर है। दूसरी तरफ एक बदकिस्मत ख़बर लिबिया से है और लिबिया से जो ख़बर है वो अच्छी नहीं है। 2008 के बाद 10 सितंबर को जो लिबिया के साहिली शहर जिसे दैरान कहा जा रहा है, वहाँ पे सैलाब आया और यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11,300 अफराद की हलाकत हो चुकी है और तकरीबन 10,000 अफराद ऐसे हैं
جو لاپتہ ہیں، نہ ان کی زندگی کا پتہ ہے نہ ان کی موت کا پتہ ہے، اور یہ کل تعداد مل کر شہر کی چوتھائی جو ہے آبادی کا وہ متاثر ہوا ہے اس حوالے سے۔ اس سے پہلے اس طرح کا خطرناک طوفان جو ہے وہ نہیں آیا تھا، اور یہ ساحلی پٹی پہ جو طوفان ہے 2008 کے بعد سب سے زیادہ خطرناک ترین طوفان ہے، اور اسی لیے انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو انگلش اسکول آف تھاٹ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا سینس کریٹ ہونا چاہیے، اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے، اور یہ ایک کسی طاقت یا ایک ملک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اس طرح کے ایشوز کو ریزالو کرے۔ تیسری خبر امریکہ سے ہے، اور امریکہ کی آٹو موبائل انڈسٹری سے ہے، جہاں پہ یونائٹڈ آٹو ورکرز نے ہڑتال کی ہوئی ہے، اور یہ 3 بڑی کمپنیز سے ان ورکرز کا تعلق ہے، اور یہ تقریباً ان کی تعداد 13,000 بنتی ہے۔ انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کی تنخواہوں کے اندر تقریباً 36% 4 سالوں کے اندر اضافہ کیا جائے، جبکہ کمپنی کا ماننا ہے کہ 20 سے وہ 21% اضافہ کرے گی، اور اس حوالے سے جو یونین کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس حوالے سے جو پروگریس ہے وہ بڑی سلو نظر آ رہی ہے۔ اب یہ جو ورکرز ہیں، یہ جن کمپنیز میں فورڈ بھی ہے اور جنرل موٹرز بھی شامل ہے، اس سے آٹو موبائل کے اوپر ایک بہت بڑا اثر پڑے گا، اور ویسے بھی امریکن اکانومی جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے ہوئے ہے، اور بلوم برگ کے مطابق تقریباً $33 ٹریلین امریکن اکانومی جو ہے وہ مقروض ہے، اور امریکن آمدنی جو ہے تقریباً $24 ٹریلین کی اس کی جی ڈی پی بنتی ہے۔ تو ٹوٹل اگر آپ ملائیں تو اس وقت تقریباً کہا یہ جا رہا ہے، اگر $27 ٹریلین بھی مانا جائے امریکن جی ڈی پی، تو 120% جی ڈی پی کا امریکہ نے قرضہ لے لیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 2030 تک یہ تقریباً 150% سے کراس کر جائے گا۔ تو یہ ایک چند خبریں ہیں جو میں چاہتا تھا آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔